आज विषय काफी स्कोरिंग भी हो सकता है अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सही कहा। आज का विषय है एनसीईआरटी कक्षा 11 भौतिकी का अध्याय 6 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हाँ, तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास जो नोट्स की पीडीएफ है उसे हम बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, हर एक कॉन्सेप्ट को विस्तार से खोला जाएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यह एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। मतलब भौतिक विज्ञान की असली सुंदरता उसके आधारभूत नियमों को शांति से समझने में ही है। बिल्कुल। एक एक बिंदु को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ने से विषय पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाता है। और ये विषय जहां चीजें सीधी रेखा में चलने की बजाय घूमना शुरू कर देती हैं, सच में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए पीडीएफ के पहले पन्ने से शुरुआत करते हैं। पेज 1 की हेडिंग है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। इसके नीचे लिखा है एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 6 शॉर्ट रिवीजन नोट्स। इसके बाद विषय को 3 चरणों में बांटा गया है। स्टेज 1 कण यानी पार्टिकल। हाँ। स्टेज 2 दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी। और स्टेज 3 घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन। बिल्कुल। और नीचे एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, उसमें लिखा है अभी तक हमने केवल बिंदु कण यानी पॉइंट पार्टिकल की गति पढ़ी थी। इस अध्याय में हम दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी और उसकी घूर्णन गति रोटेशनल मोशन को समझेंगे। ये शुरुआती बहुत कुछ कह रही है। मैं सोच रहा था ये बिंदु कण से दृढ़ पिंड तक का ये सफर क्यों तय करना पड़ रहा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि भौतिक विज्ञान हमेशा चीजों को सबसे आसान रूप में समझना शुरू करता है। मतलब शुरुआत में किसी भी बड़ी वस्तु जैसे कार या ट्रेन को सिर्फ एक बिंदु मान लिया जाता है, जिसका अपना एक द्रव्यमान है ना? बिल्कुल, एक मास है। इससे गणना करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन असल दुनिया में चीजें सिर्फ बिंदु नहीं होती। हाँ, उनका एक आकार होता है। सही कहा, उनका एक ठोस आकार होता है, उनके पहिए होते हैं जो घूमते हैं। जब विज्ञान इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि वस्तुओं का एक ठोस आकार है और वे सिर्फ सीधे नहीं चलती बल्कि घूम भी सकती हैं, तब हमें इस नए अध्याय की जरूरत पड़ती है। और यही हमें अगले विचार की तरफ ले जाता है कि आखिर ये ठोस आकार है क्या। इसे समझने के लिए पीडीएफ का पेज 2 पढ़ते हैं। हाँ, पेज 2 पर चलते हैं। हेडिंग है दृढ़ पिंड और गति के प्रकार यानी रिजिड बॉडी एंड टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें दृढ़ पिंड की परिभाषा लिखी है। वह पिंड जिसका आकार निश्चित होता है और जिसके किन्हीं भी 2 कणों के बीच की दूरी कभी नहीं बदलती। इसके साथ एक गणितीय सूत्र दिया है, दूरी d बराबर नियत यानी कांस्टेंट। बिल्कुल। फिर नीचे एक नोट बॉक्स है जो बहुत दिलचस्प है। इसमें लिखा है वास्तविक जीवन में कोई भी पिंड पूरी तरह दृढ़ यानी रिजिड नहीं होता। बल लगाने पर वे थोड़ा मुड़ते हैं, लेकिन गणना के लिए हम उन्हें दृढ़ मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक अनियमित आकार का पिंड है जिस पर 2 बिंदु A और B हैं और उनके बीच की दूरी d दर्शाई गई है। हाँ, स्पष्ट रूप से। इसके अलावा गति को समझाने के लिए 2 और चित्र हैं। एक ढलान पर फिसलते हुए बॉक्स का चित्र है जिसके नीचे लिखा है स्थानांतरण गति ट्रांसलेशनल मोशन, और एक घूमते हुए पंखे का चित्र है जिसके नीचे लिखा है घूर्णी गति रोटेशनल मोशन। ये जो नोट बॉक्स है ना, ये बहुत ही गहरी बात कहता है। अगर एक लोहे के मजबूत डंडे पर बहुत भारी वजन रख दिया जाए तो वो भी हल्का सा झुक जाता है। हाँ, थोड़ा बेंड तो होता ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम हर बार उस मामूली से झुकाव की गणना करने बैठें तो मूल सिद्धांत उलझ जाएंगे। मतलब कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हम मान लेते हैं कि दूरी d हमेशा नियत यानी कांस्टेंट रहेगी। पत्थर को फेंकने पर उसके अंदर के कण एक दूसरे से दूर नहीं जाते। सही बात है। और जहां तक गति की बात है, फिसलना और घूमना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। बॉक्स सिर्फ अपनी जगह से खिसक रहा है, ये स्थानांतरण गति है। लेकिन पंखा अपनी जगह पर टिके रहकर गोल गोल घूम रहा है, ये घूर्णी गति है। समझ गया। लेकिन अगर कोई वस्तु बहुत बड़ी है और उसमें अनगिनत कण हैं, तो उसकी पूरी गति को कैसे मापा जाए? ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब हमारे अगले हिस्से में है। पेज 3 की हेडिंग है द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास, जिसे COM भी कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखी है वो बिंदु जहां पिंड का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। बाहरी बल इसी बिंदु पर कार्य करता है। हाँ, बिल्कुल। इसके नीचे एक सूत्र है
x बराबर ब्रैकेट में m1x1 प्लस m2x2 ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे के बटे में है m1 प्लस m2। ये दो कणों के लिए है। इसके ठीक नीचे लिखा है यदि m1 बराबर m2 तो द्रव्यमान केंद्र ठीक बीच में होगा। सही है। एक फैक्ट बॉक्स भी दिया गया है, उसमें लिखा है सजातीय पिंडों जैसे रिंग, डिस्क, गोला, इनका द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामितीय केंद्र ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही होता है। अच्छा, ज्यामितीय केंद्र। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तराजू या सीसॉ है, उसके एक सिरे पर लाल रंग का बड़ा द्रव्यमान m1 रखा है और दूरी x1 है। दूसरे सिरे पर नीले रंग का द्रव्यमान m2 रखा है और दूरी x2 है। बीच में वह संतुलन बिंदु है जिसे कॉम यानी द्रव्यमान केंद्र कहा गया है। इस चित्र को देखकर ना पूरी बात स्पष्ट हो जाती है। कल्पना की जा सकती है कि सीसो पर एक तरफ एक बड़ा व्यक्ति बैठा है और दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा। हाँ, अक्सर ऐसा होता है पार्क में। बिल्कुल। सीसो को संतुलित करने के लिए जो सहारा देने वाला बिंदु है उसे बड़े व्यक्ति की तरफ खिसकाना पड़ता है। ये एक्स का सूत्र बिल्कुल यही गणित समझा रहा है कि भारी वजन संतुलन बिंदु को अपनी तरफ खींच लेता है। अच्छा, तो वो बीच में नहीं रहता। हाँ, और फैक्ट बॉक्स में जो बात है वो भी बहुत तार्किक है। अगर कोई लोहे की रिंग है जो हर तरफ से एक समान है तो उसका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल उसके बीचों बीच होगा। लेकिन रिंग के बीच में तो हवा होती है। यही तो मजे की बात है, रिंग के बीच में हवा होती है, कोई लोहा नहीं होता। यानी द्रव्यमान केंद्र उस जगह भी हो सकता है जहां वस्तु का कोई हिस्सा मौजूद ही न हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब जहां कुछ है ही नहीं वहीं उसका सेंटर ऑफ मास है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी तो हमने सिर्फ दो द्रव्यमान या एक साधारण आकार की बात की। अगर कोई बहुत जटिल वस्तु हो जिसमें ढेरों कण हो तब क्या होगा? तब हम n कणों वाले सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पेज 4 पर बताया गया है। हेडिंग है n कणों का द्रव्यमान केंद्र, COM ऑफ n पार्टिकल्स। यहाँ एक बड़ा सूत्र दिया गया है, R बराबर सिग्मा mi II बटे में m, जहाँ m पूरे निकाय का कुल द्रव्यमान है। हाँ। इसके नीचे 3 अक्षों यानी एक्सिस के लिए अलग अलग सूत्र हैं। x बराबर 1 बटे m सिग्मा mi xi, y बराबर 1 बटे m सिग्मा mi yi, z बराबर 1 बटे m सिग्मा mi zi। बिल्कुल। नीचे एक नोट बॉक्स है। अगर मूल बिंदु ओरिजिन को ही द्रव्यमान केंद्र मान लिया जाए तो सिग्मा mi बराबर 0 होता है। ये एक बहुत जरूरी बात है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक 3D ग्राफ है जिसमें x, y और z अक्ष हैं। इसमें अलग अलग कण m1, m2, m3 दिखाए गए हैं जिनकी स्थितियां r1, r2, r3 सदिशों यानी वेक्टर से दर्शाई गई हैं। और बीच में एक बिंदु COM है जिसे बड़े R सदिश से जोड़ा गया है। सच कहूं तो सिर्फ सूत्र पढ़ने में ये थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, गणितीय सूत्र कभी कभी जटिल लगते हैं लेकिन इनका अर्थ बहुत सरल होता है। कैसे? जब किसी वस्तु में n यानी बहुत सारे कण होते हैं तो ये सूत्र कहता है कि हर एक कण के द्रव्यमान को उसकी जगह मतलब मूल बिंदु से उसकी दूरी से गुणा कर दीजिए। अच्छा। उन सबको जोड़ दीजिए और फिर वस्तु के कुल वजन से भाग दे दीजिए। इससे हमें वो एक सटीक बिंदु मिल जाता है जो पूरी वस्तु का संतुलन बिंदु है। तो ये बस एक तरह का औसत है। बिल्कुल, ये द्रव्यमान का भारित औसत यानी वेटेड एवरेज है। और नोट बॉक्स में जो लिखा है वो गणित की एक बहुत ही चतुर तरकीब है। अच्छा, वो मूल बिंदु वाली बात। हाँ, अगर हम अपना मापन शुरू ही उस जगह से करें जहां वो संतुलन बिंदु है तो सभी कणों का कुल प्रभाव अपने आप कटकर 0 हो जाता है। इससे बड़ी बड़ी गणनाएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। समझ गया। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। वो बम वाला उदाहरण है ना? हाँ। पेज 5 की हेडिंग है द्रव्यमान केंद्र की गति, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ सूत्र है ma बराबर F(xt). नीचे इसे शब्दों में लिखा है निकाय का द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बराबर कुल बाह्य बल। बिल्कुल। इसके नीचे एक महत्वपूर्ण नियम का लाल बॉक्स है। इसमें लिखा है निकाय के आंतरिक बल इंटरनल फोर्सेस द्रव्यमान केंद्र की गति को नहीं बदल सकते, केवल बाह्य बल ही इसे बदलते हैं। यदि F(xt) बराबर 0 तो ACM बराबर 0 यानी वेग नियत रहता है। यह इस पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बम हवा में परवलयाकार पैराबोलिक रास्ते पर जा रहा है और अचानक वो हवा में ही फट जाता है। उसके टुकड़े
m1, m2, m3 अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं, v1, v2, v3 वेग से। लेकिन चित्र में बिंदुदार रेखा से दिखाया गया है कि उसका द्रव्यमान केंद्र फटने के बाद भी उसी पुराने परवलयाकार रास्ते पर बिना भटके आगे बढ़ता रहता है। हाँ। रुकिए, मतलब ये तो बहुत अजीब है। अगर बम फट गया है और टुकड़े अलग हो गए हैं तो उसका केंद्र अपना रास्ता क्यों नहीं बदलता? यह भौतिक विज्ञान के सबसे जादुई लगने वाले लेकिन सबसे तार्किक नियमों में से एक है। अच्छा। हाँ, इसका जवाब उसी लाल बॉक्स में है। आंतरिक बल। जब बम फटता है तो उसके अंदर का बारूद जलता है और गैसें फैलती हैं। ये सब बम के अंदर की प्रक्रिया है। मतलब इंटरनल प्रोसेस है। बिल्कुल। नियम साफ कहता है कि अंदर के उथल पुथल पूरी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र को नहीं हिला सकती जब तक बाहर से कोई हवा का बहुत तेज झोंका या कोई दूसरी वस्तु आकर उससे न टकराए। यानी जब तक बाहरी बल न लगे। सही कहा। तब तक उसका सेंटर ऑफ मास उसी रास्ते पर चलता रहेगा जिस पर वो फटने से पहले जा रहा था। टुकड़े भले ही कहीं भी गिरे, अगर उन सभी टुकड़ों के द्रव्यमान केंद्र की गणना की जाए तो वो उसी बिंदु पर मिलेगा जो पहले से तय था। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला तथ्य है। खैर, सीधे चलने वाली चीजों के बाद अब घूमती हुई चीजों का गणित समझते हैं। हाँ, रोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। पेज 6 की हेडिंग है सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। परिभाषा लिखी है, दो सदिशों a और b का गुणनफल एक नया सदिश c होता है जो दोनों के लंबवत होता है। सूत्र है a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा n कैप। हाँ, n कैप यहाँ दिशा बताता है। महत्वपूर्ण गुण दिए हैं। पहला, क्रम विनिमय नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव, a क्रॉस b बराबर माइनस b क्रॉस a। दूसरा, यदि दो सदिश समांतर है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक समतल प्लेन पर दो सदिश a और b एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं। उनके बिल्कुल लंबवत यानी 90 डिग्री पर ऊपर की ओर एक तीसरा सदिश c है जहां लिखा है c बराबर a क्रॉस b। नीचे दाएं हाथ का नियम राइट हैंड रूल दिखाया गया है जिसमें एक हाथ की उंगलियां घूम रही हैं और अंगूठा ऊपर की ओर इशारा कर रहा है। ये नियम दिशा निकालने के लिए है। लेकिन एक बात खटक रही है। अगर कोई पहिया मेरे सामने सीधा घूम रहा है तो ये नियम कह रहा है कि उसकी दिशा ऊपर या नीचे की तरफ होगी। ये तो आम समझ के बिल्कुल उलट है। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। मतलब जब कोई कार सीधी सड़क पर चलती है तो उसकी दिशा बताना आसान है, वो आगे जा रही है। हाँ, सीधा सीधा। लेकिन जब एक पहिया एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है तो वो जा कहाँ रहा है? उसकी कोई एक दिशा नहीं होती क्योंकि वो लगातार दिशा बदल रहा है। अच्छा, बात तो सही है। इसीलिए भौतिकविदों ने क्रॉस प्रोडक्ट और दाएं हाथ का नियम बनाया। अगर दाएं हाथ की उंगलियों को पहिए के घूमने की दिशा में मोड़ा जाए तो सीधा खड़ा अंगूठा जिस तरफ इशारा करेगा, गणितीय रूप से वही उस घूर्णन की दिशा मानी जाएगी। ओहो। और यही कारण है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a एक बराबर नहीं होते। क्योंकि उंगलियां उल्टी घूमेंगी। बिल्कुल। अगर उंगलियों को उल्टा घुमाया जाए तो अंगूठा नीचे की तरफ हो जाएगा जिससे दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाती है। आप समझ आया। दिशा को मापने का ये एक गणितीय तरीका है। तो अगर घूर्णन की दिशा सदिश से तय होती है तो इसकी रफ्तार कैसे मापे? उसके लिए कोणीय वेग को समझना होगा। और यहीं पर हमारा अगला पन्ना काम आता है। पेज 7 की हेडिंग है कोणीय वेग और रेखीय वेग, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। परिभाषाएं दी गई हैं। कोणीय वेग ओमेगा, विस्थापन के कोण के बदलने की दर। इसकी इकाई है रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय वेग के बदलने की दर, इकाई है रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। हाँ। सूत्र लिखा है v बराबर ओमेगा क्रॉस r और ब्रैकेट में है रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। नीचे एक महत्वपूर्ण नियम है। घूर्णन करते हुए दृढ़ पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा समान होता है, लेकिन रेखीय वेग v दूरी r के साथ बदलता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक वृत्ताकार पथ है, बीच में मूल बिंदु O से एक त्रिज्या r एक बिंदु P तक जा रही है। बिंदु P पर एक लाल तीर v यानी रेखीय वेग दर्शा रहा है और केंद्र पर एक नीला तीर ओमेगा यानी कोणीय वेग ऊपर की ओर दर्शा रहा है।
अगर मैं इसे एक झूले जैसे मैरीगो राउंड से जोड़कर देखूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि झूले पर बैठे अलग अलग बच्चों की रफ्तार अलग अलग होगी? बिल्कुल। ये झूले का उदाहरण इस नियम को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। मान लीजिए वो झूला एक चक्कर पूरा करने में 10 सेकंड लेता है। ठीक है। अब चाहे कोई बच्चा झूले के बिल्कुल बीच में बैठा हो या एकदम बाहरी किनारे पर, दोनों 10 सेकंड में ही अपना 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर खत्म करेंगे। हाँ, एक साथ ही घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके कोण के बदलने की दर यानी कोणीय वेग ओमेगा बिल्कुल समान है। यही बात महत्वपूर्ण नियम में लिखी है। लेकिन वो जो रेखीय वेग है, हाँ, जो बच्चा किनारे पर बैठा है उसे उन 10 सेकंड में बहुत बड़ा घेरा तय करना पड़ रहा है, जबकि बीच वाले बच्चे को बहुत छोटा घेरा। इसलिए किनारे वाले बच्चे की असल रफ्तार, जिसे रेखीय वेग v कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होगी। ये सूत्र v बराबर ओमेगा क्रॉस r कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये सीधा सा बताता है कि त्रिज्या r जितनी बड़ी होगी, बाहर बैठे व्यक्ति को हवा के थपेड़े उतने ही तेज महसूस होंगे। क्या बात है। मतलब विज्ञान कैसे हर दिन के अनुभवों से जुड़ा है। अब देखते हैं कि चीजों को घुमाने के लिए किस तरह का बल चाहिए। टॉर्क की बात करते हैं। हाँ, पेज 8 की हेडिंग है बलाघूर्ण टॉर्क। इसमें लिखा है, जैसे रेखीय गति में बल काम करता है, वैसे ही घूर्णन गति में बल आघूर्ण घुमाने का काम करता है। बिल्कुल। सूत्र है टॉर्क बराबर r क्रॉस f। दूसरा सूत्र है टॉर्क बराबर r f साइन थीटा। और समझाया गया है r साइन थीटा बराबर बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, लीवर आर्म। महत्वपूर्ण तथ्य वाले बॉक्स में लिखा है, अगर बल घूर्णन अक्ष से होकर गुजरे तो बल आघूर्ण 0 होगा। ब्रैकेट में लिखा है, दरवाजे के कब्जे पर धक्का देने से वो नहीं खुलता। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक नट को खोलने के लिए एक रिंच का इस्तेमाल हो रहा है। रिंच की लंबाई r है और किनारे पर एक बल F थीटा कोण पर लग रहा है, जिससे एक घुमाव यानी टॉर्क पैदा हो रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो टॉर्क सिर्फ बल नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि बल कहाँ लग रहा है। किसी नट को सिर्फ उंगलियों से खोलना लगभग असंभव होता है, लेकिन एक लंबे रिंच से वो आसानी से खुल जाता है। क्यों? क्योंकि रिंच की लंबाई ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि रिंच उस दूरी r को बढ़ा देता है। सूत्र साफ दिखाता है कि r और f का गुणा ही टॉर्क है। दूरी बढ़ाएंगे तो घुमाने की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा, तभी दरवाजे का हैंडल हमेशा कब्जे से दूर होता है। बिल्कुल सही पकड़े। और दरवाजे वाला उदाहरण बहुत सटीक है। अगर दरवाजे को उसके हैंडल से खोलने के बजाय ठीक वहीं से धक्का दिया जाए जहां वो दीवार से जुड़ा है, यानी कब्जे या हिंज पर, हाँ, तो दूरी r 0 हो जाती है। अब चाहे हाथी भी धक्का लगा दे, दरवाजा घूमेगा नहीं, क्योंकि टॉर्क 0 हो गया है। ये तो हम अनजाने में रोज ही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई चीज घूम रही हो तो उसे रोकने में कितनी मुश्किल होती है। यह कोणीय संवेग का विषय है। पेज 9 की हेडिंग है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम L। परिभाषा, रेखीय संवेग P का आघूर्ण। सूत्र हैं L बराबर R क्रॉस P और L बराबर I ओमेगा। ब्रैकेट में है कंपेयर विथ P बराबर mv। नीचे लिखा है न्यूटन का घूर्णन के लिए दूसरा नियम, dl बटे dt बराबर बाह्य बल आघूर्ण। ब्रैकेट में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर बाह्य बल आघूर्ण। हाँ। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक कण का एक घुमावदार बिंदुदार रास्ता है। मूल बिंदु O से कण P तक की दूरी r है। कण की गति की दिशा में उसका रेखीय संवेग P है और दाएं हाथ के नियम के अनुसार लंबवत दिशा में कोणीय संवेग L का तीर ऊपर की ओर है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे सड़क पर तेजी से भागते हुए भारी ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका संवेग ज्यादा है। हाँ, क्योंकि उसका रेखीय संवेग बहुत अधिक होता है। ठीक वैसे ही अगर कोई भारी पहिया बहुत तेजी से घूम रहा हो तो उसे रोकना भी आसान नहीं होता। इस घुमावदार ताकत को ही कोणीय संवेग यानी L कहा जाता है। और न्यूटन का नियम ये स्पष्ट करता है कि जैसे भागते हुए ट्रक को रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, जो एक बाहरी बल है, वैसी पहिए के लिए भी कुछ चाहिए। बिल्कुल, वैसे ही घूमते हुए पहिए की गति को धीमा करने या बदलने के लिए बाहरी बल आघूर्ण या टॉर्क लगाना जरूरी है।
बिना टॉर्क के वो बस घूमता रहेगा। और बिना टॉर्क के क्या होता है, यही हमारा अगला पन्ना बताता है। पेज 10 पर हेडिंग है कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत ही मजेदार है। हाँ, लिखा है यदि पिंड पर लगने वाला कुल बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तो उसका कोणीय संवेग नियत यानी कांस्टेंट रहता है। सूत्र है L बराबर कांस्टेंट, जिसका मतलब है I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। इसके नीचे एक उदाहरण है, गोताखोर डाइवर हवा में कलाबाजी खाते समय अपने हाथ पैर सिकोड़ लेता है ताकि वो तेजी से घूम सके। हाँ, स्केटर्स भी ऐसा ही करते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लड़की एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठी है, उसके दोनों हाथों में डंबल हैं। पहले चित्र में उसने अपने हाथ फैला रखे हैं जिसके नीचे लिखा है स्लो स्पीड ओमेगा 1 हाई इनर्शिया I1। दूसरे चित्र में उसने हाथों को अपनी छाती के पास सिकोड़ लिया है और नीचे लिखा है फास्ट स्पीड ओमेगा 2 लो इनर्शिया I2। यह नियम कलाबाजी, गोताखोरी और आइस स्केटिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब गोताखोर हवा में होता है तो उसे घुमाने या रोकने वाला कोई बाहरी टॉर्क नहीं होता। हाँ, हवा में तो कोई पकड़ नहीं सकता। बिल्कुल। नियम कहता है कि जड़त्व I और घूमने की गति ओमेगा का गुणा हमेशा बराबर रहना चाहिए। जब लड़की या गोताखोर अपने हाथ फैलाते हैं तो द्रव्यमान शरीर से दूर चला जाता है, जिससे उनका जड़त्व I बढ़ जाता है, जिससे उनका I1 ज्यादा हो जाता है। हाँ, और संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी गति ओमेगा 1 अपने आप धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वे अपने हाथों को सीने से लगाते हैं, उनका जड़त्व अचानक कम हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि उनके घूमने की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, ओमेगा 2 बढ़ जाता है। ये एक जादुई प्रभाव की तरह दिखता है, लेकिन पूरी तरह से भौतिकी का नियम है। अब संतुलन और द्रव्यमान के फैलाव को और अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 5 पर आते हैं। पेज 11 की हेडिंग है दृढ़ पिंडों का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। 2 बिंदु दिए हैं। पहला, स्थानांतरण संतुलन, कुल बल 0। दूसरा, घूर्णी संतुलन, कुल बल आघूर्ण 0। बिल्कुल। इसके नीचे आघूर्णों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। F1 D1 बराबर F2 D2, यानी लोड गुणा लोड आर्म बराबर एफर्ट गुणा एफर्ट आर्म। हाँ। अंत में एक सूत्र है, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर F1 बटे F2 बराबर D2 बटे D1। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सीसा पर 2 बच्चे बैठे हैं जो संतुलन में हैं। एक तरफ लोड F1 और दूरी D1 है, दूसरी तरफ एफर्ट F2 और दूरी D2 है। ये आघूर्णों के सिद्धांत को दर्शा रहा है। बल्कि ये है कि हर तरह के प्रभाव एक दूसरे को खत्म कर दें, मतलब कोई नेट फोर्स न बचे। सही। अगर आप चाहते हैं कि कोई वस्तु न खिसके तो उस पर लगने वाले सारे बल 0 होने चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि वो न घूमे तो सारे घुमाव या टॉर्क 0 होने चाहिए। सीसॉ का चित्र आघूर्णों के सिद्धांत का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अगर एक भारी बच्चा F1 सीसॉ के बीच वाले हिस्से के पास बैठता है, यानी D1 कम है, तो दूसरे बच्चे को क्या करना होगा? तो एक हल्का बच्चा F2 किनारे पर दूर बैठकर, यानी D2 ज्यादा रखकर उसे हवा में उठा सकता है। यही यांत्रिक लाभ है, दूरी का समझदारी से इस्तेमाल करके कम ताकत में भारी काम कर लेना। अब उस शब्द को समझते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, जड़त्व। पेज 12 की हेडिंग है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। परिभाषा लिखी है, ये घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे रेखीय गति में द्रव्यमान m, वैसे घूर्णन में जड़त्व आघूर्ण I। सूत्र हैं I बराबर सिग्मा mi ri स्क्वायर और गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है, जड़त्व आघूर्ण केवल द्रव्यमान पर नहीं बल्कि द्रव्यमान के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और घूर्णन अक्ष पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, 2 पहिए हैं, व्हील ए में सारा द्रव्यमान केंद्र के पास है, इसे लो इनर्शिया कहा गया है। व्हील बी में सारा द्रव्यमान परिधि यानी रिम पर है, इसे हाई इनर्शिया कहा गया है। इस चित्र और नोट से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वजन ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। रेखीय गति में अगर किसी पत्थर का वजन 10 किलो है तो उसे धकेलना मुश्किल होगा। हाँ।
लेकिन घूर्णन गति में सिर्फ वजन मायने नहीं रखता, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वो वजन कहाँ रखा गया है। चित्र में दोनों पहियों का वजन एकदम बराबर हो सकता है। लेकिन व्हील बी में द्रव्यमान दूर है। हाँ, व्हील बी में सारा भारी हिस्सा एकदम किनारे यानी रिम पर लगा है। सूत्र के अनुसार जैसे ही दूरी r बढ़ती है, उसका वर्ग होने के कारण जड़त्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसे घुमाना मुश्किल होगा। बिल्कुल। इसी कारण व्हील बी को घुमाना शुरू करना या एक बार घूमने लगे तो उसे रोकना व्हील ए के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनत का काम होगा। तो अलग अलग आकृतियों के लिए ये वितरण कैसा होता है, ये जानने के लिए पेज 13 पर चलते हैं। हाँ, फॉर्मूलाज की टेबल। हेडिंग है प्रमुख आकृतियों का जड़त्व आघूर्ण। सबसे ऊपर रेडियस ऑफ गायरेशन के की परिभाषा है, वो दूरी जहां पूरा द्रव्यमान केंद्रित मानकर वही आई प्राप्त हो, आई बराबर mk²। इसके बाद एक टेबल है, रिंग का सूत्र mr², डिस्क का सूत्र mr²/2, खोखला गोला हॉलोस्फीयर 2/3 mr², ठोस गोला सॉलिड स्फीयर 2/5 mr²। और एक रॉड भी होगी। हाँ, एक छड़ जिसके केंद्र से अक्ष गुजर रहा हो, ml²/12। नीचे एक नोट है, ये सभी सूत्र तब लागू होते हैं जब अक्ष वस्तु के केंद्र से होकर गुजरता है। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक टेबल में इन सभी आकृतियों के चित्र हैं और लाल रंग की रेखाओं से उनका घूर्णन अक्ष दिखाया गया है जो उनके बिल्कुल बीच से गुजर रहा है। इन सूत्रों को याद करना परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ध्यान दिया जाए तो रिंग का सूत्र mr² है, लेकिन एक भरी हुई डिस्क का सूत्र ठीक उसका आधा है। हाँ, mr²/2। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि रिंग में सारा वजन बाहरी किनारे पर होता है, जिससे जड़त्व अधिक होता है, जबकि डिस्क में वजन केंद्र से लेकर किनारे तक फैला होता है। अच्छा, तो औसतन दूरी कम हो जाती है। और ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? ये एक तरह की कल्पना है। ये कहता है कि अगर इस पूरी वस्तु को पिघलाकर एक छोटा सा बिंदु बना दिया जाए तो उस बिंदु को केंद्र से कितनी दूर रखा जाए कि उसे घुमाने में बिल्कुल उतनी ही ताकत लगे जितनी उस असली वस्तु को घुमाने में लग रही थी। मतलब सारा वजन एक ही जगह मान ले। हाँ, और वो दूरी ही k है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। अब इन सभी घूर्णी समीकरणों को एक जगह समेटते हैं। पेज 14 की हेडिंग है घूर्णी गति की, रोटेशनल किनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। ये पेज रिवीजन के लिए बेस्ट है। यहाँ एक टेबल में रेखीय गति और घूर्णी गति के समीकरणों की तुलना की गई है। पहला, v बराबर u प्लस at बन जाता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दूसरा, x बराबर ut प्लस हाफ at² बन जाता है, थीटा बराबर ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t²। हाँ। तीसरा, v² बराबर u² प्लस 2ax बन जाता है, ओमेगा² बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बिल्कुल। नीचे डायनामिक्स के समीकरण हैं। कार्य W बराबर टॉर्क गुणा थीटा, शक्ति पावर P बराबर टॉर्क गुणा ओमेगा, न्यूटन का नियम टॉर्क बराबर I अल्फा। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक साफ सुथरी टेबल है जिसमें बाईं तरफ रेखीय गति के समीकरण हैं और दाईं तरफ घूर्णी गति के समीकरण हैं, और एक लाल तीर से दिखाया गया है कि कैसे एक से दूसरा जुड़ा है। इस पेज को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब भौतिकी में समरूपता या सिमेट्री बहुत खूबसूरती से काम करती है। कैसे? छात्रों को घूर्णी गति के लिए कुछ भी नया याद नहीं करना है। जिन्हें रेखीय गति के पुराने 3 समीकरण याद है, उन्हें बस अक्षर बदलने हैं। अच्छा, तो सिर्फ वेरिएबल बदलने हैं? हाँ, सीधी गति v की जगह घूमने की गति ओमेगा रखनी है, सीधे त्वरण a की जगह घूमने का त्वरण अल्फा रखना है, और सीधी दूरी x की जगह घूमा हुआ कोण थीटा रखना है। और बल और द्रव्यमान का क्या? इसी तरह बल F की जगह टॉर्क आ जाएगा और द्रव्यमान m की जगह जड़त्व आघूर्ण I आ जाएगा। ये टेबल दिखाती है कि ब्रह्मांड के नियम सीधे चलने और गोल घूमने दोनों के लिए एक ही तर्ज पर काम करते हैं। अब पीडीएफ का आखिरी और सबसे दिलचस्प पेज, पेज 15, हेडिंग है लोटनिक गति, रोलिंग मोशन। रोलिंग लिखा है यह स्थानांतरण गति और घूर्णन गति का मिश्रण है। की फॉर्मूलाज में है कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग VCM बराबर R ओमेगा। बिल्कुल। कुल गतिज ऊर्जा K टोटल बराबर K ट्रांस प्लस K रॉट बराबर हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। हाँ, दोनों को जोड़ दिया। इसके नीचे एक बहुत ही रोचक एग्जाम नोट है।
लोटनिक गति में घर्षण बल जरूरी है, लेकिन शुद्ध लोटनिक गति में घर्षण द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक बेलन एक ढलान पर लुढ़क रहा है। उसमें एक लाल तीर है जो आगे बढ़ने की गति VCM दिखा रहा है, और एक नीला घुमावदार तीर है जो घूमने की गति ओमेगा दिखा रहा है। हाँ। बेलन के सबसे निचले हिस्से पर जो जमीन को छू रहा है, लिखा है वेलोसिटी बराबर 0। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। बताइए। ये एग्जाम नोट तो बिल्कुल विरोधाभास लगता है। अगर लोटनिक गति के लिए घर्षण जरूरी है, तो उसी घर्षण के द्वारा किया गया कार्य शून्य कैसे हो सकता है? ये सवाल अक्सर सबसे अच्छे छात्रों को भी उलझा देता है। मतलब इसका जवाब उसी चित्र में छुपा है जहां वेलोसिटी बराबर 0 लिखा है। अच्छा। इसे ऐसे समझते हैं, कोई भी गोल चीज लुढ़कती ही क्यों है? अगर सड़क पर बिल्कुल घर्षण न हो, जैसे बर्फ पर, तो पहिया बस एक ही जगह फिसलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, जैसे कीचड़ में गाड़ी का पहिया घूमता रहता है। बिल्कुल। घर्षण उस पहिए को फिसलने से रोकता है और उसे घूमने पर मजबूर करता है। लेकिन भौतिकी में कार्य का एक सख्त सूत्र है, बल गुणा विस्थापन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, जब कोई पहिया शुद्ध लोटनिक गति में होता है, यानी बिना फिसले एकदम सही तरीके से लुढ़क रहा होता है, तो पहिए का जो कण जमीन को छू रहा होता है, वो उस 1 नैनोसेकंड के लिए जमीन पर पूरी तरह स्थिर होता है। ओहो। जब संपर्क वाले बिंदु पर कोई विस्थापन या खिसकाव हो ही नहीं रहा, तो सूत्र के अनुसार घर्षण द्वारा किया गया कार्य अपने आप शून्य हो जाता है। कमाल का विश्लेषण है। यह वाकई दिमाग के तार खोल देने वाला विषय था। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं, तो अभी हमें WhatsApp पर मैसेज करें। WhatsApp नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।